हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम रीवैल्यूएशन करेंगे। देखो अब तक हमने क्या किया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। हमने किया था कि अगर एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। प्लस सेकंड हमने क्या किया, गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर एक नया पार्टनर आएगा तो वो गुडविल का अपना हिस्सा लेकर आएगा। हो सकता है कैश में लेके आए, हो सकता है इन काइंड लेकर आए, हो सकता है कैश ना लेकर आए तो उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करवा दिया था हमने। ठीक है, तो अलग अलग केसेस किए थे हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। ये थर्ड टॉपिक अपना उसका रीवैल्यूएशन। अब ये रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? देखो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, रीवैल्यू, दोबारा से वैल्यू निकालना। तो इसको रीवैल्यू करना यानी कि री एग्जामिन करना। किस चीज को री एग्जामिन करना है? अब एसेट्स और लाइबिलिटीज को। एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमने क्या करना है, रीवैल्यू करना है, री एग्जामिन करना है। जब एक नया पार्टनर आएगा तो हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम करते क्यों है, ये रीवैल्यूएशन करते क्यों है, क्यों हम इतना मत्था खपाई करते हैं, क्यों ऐसे पागल हो जाते हैं कर करके, क्यों करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि करते क्यों है, फिर समझेंगे करते कैसे। हाँ जी, तो करते क्यों है ये हम दो व्यू पॉइंट देखेंगे। देखो ओल्ड पार्टनर्स का और न्यू पार्टनर का। अब देखो जो न्यू पार्टनर आया, नया पार्टनर आया अपने बिजनेस में, वो उसको एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू कहां से पता चलेगी? बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट में आपको पता है हम कौन सी वैल्यूज डालते हैं? जिस वैल्यू पर हमने खरीदी थी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और माइनस करते चलते हैं डेप्रिसिएशन एसेट्स में से। ठीक है, कॉस्ट जिस पर खरीदी थी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके चलते हैं। अब ये नया पार्टनर है तो इसे अपने पर ट्रस्ट तो नहीं होगा एकदम, तो वो क्या बोलेगा कि हो सकता है इन्होंने जो एसेट्स डाली अपनी बैलेंस शीट में, तो हो सकता है बहुत ज्यादा वैल्यू पर लगा रखी हूं, तभी इनकी एसेट्स की टोटल इतनी आ रही है बैलेंस शीट की, तभी ये कैपिटल ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह ओल्ड पार्टनर्स भी देखो। ओल्ड पार्टनर्स क्या सोचते हैं कि हमने तो 10 साल पहले खरीदी थी, तो आज जो इसकी वैल्यू है वो 10 साल पुरानी वैल्यू से मैच कैसे होगी? मान लो इन्होंने बिल्डिंग खरीदी थी 50,000 रुपए की। ठीक है, बट आज उस बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 रुपए तो नहीं होगी। मान लेते हैं हम उसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए, क्योंकि बिल्डिंग्स की वैल्यू तो इंक्रीज ही होती जाती है। तो ठीक है, तो उसकी वैल्यू मान लो आज हो गई है 3 लाख रुपए, क्योंकि 10 साल पहले जिस एसेट की वैल्यू, जिस बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 रुपए थी, आज हम मान सकते हैं उसकी वैल्यू 3 लाख हो सकती है। तो उन्होंने मार्केट में पता करा तो उन्हें पता चला कि इस एसेट की, इस बिल्डिंग की कॉस्ट, इस बिल्डिंग की वैल्यू अब हमें 3 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये जो 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट किसका है? पुराने पार्टनर्स का ही हुआ। नया पार्टनर तो आज आ रहा है, आज तो उसकी वैल्यू है ही 3 लाख। अगर ये 10 साल पहले आया होता तो ठीक है, उसे 50,000 रुपए में वैल्यू डालनी पड़ती, बट अब वो आज आ रहा है तो उसे 3 लाख में ही अपनी वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो 2.5 लाख का प्रॉफिट इन बिटवीन हुआ वो किसका हुआ? सिर्फ पुराने पार्टनर्स का ही हुआ ना। तो ठीक है, तो ये पुराने पार्टनर्स कहते हैं कि हो सकता है हमारी जो एसेट्स हैं वो एप्रिशिएट हुई हो, बड़ी हो उनकी वैल्यूज, तो हम जो नया पार्टनर आ रहा है उसे क्यों एडवांटेज दें कि हमारी जो पुरानी वाली वैल्यूज हैं उसी में वो एंट्री डाल ले। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो हमने कोई एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग की ही एग्जांपल ले रही हूं। हमने कोई बिल्डिंग खरीदी 1 लाख रुपए की आज से 5 साल पहले, 5 years ago। ठीक है, आज हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई तो हमने क्या किया, मिस्टर ए को अप्रोच किया। मिस्टर ए के पास गए हम, तो वो क्या कहता है, ठीक है मैं आधे पैसे आपको इस बिल्डिंग के आधी कीमत दे देता हूं, तो ये आधी बिल्डिंग मेरी, आधी बिल्डिंग की रजिस्ट्री आप मेरे नाम करवा दो। ठीक है, अब हम उल्लू तो है नहीं कि 5 साल पहले जो 1 लाख रुपए में खरीदी थी उसको हाफ रेट में यानी कि 50,000 की बिल्डिंग आधी दे देंगे, ऐसे तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी आज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आज की वैल्यू मान लो इसकी 4 लाख रुपए है, तो हम उसे क्या कहेंगे, आज की वैल्यू इसकी 4 लाख है, आप आधी बिल्डिंग रखना चाहते हो, आधी बिल्डिंग की रजिस्ट्री करवा देते हैं, आप हमें 2 लाख रुपए दे दो। ठीक है,
तो आज की कीमत में ही उसको हिस्सेदारी देनी है तो आज की कीमत ही लेनी पड़ेगी। अपनी बिल्डिंग में हिस्सेदारी देनी है तो आज की कीमत उससे लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो 1 लाख की बिल्डिंग थी 5 साल पहले, आज उसकी वैल्यू कितनी है वो डिटरमिन करके ही हम उसे हाफ में हिस्सा देंगे। ऐसे तो है नहीं कि 1 लाख में ही हिस्सा दे देंगे। ऐसे ये पुराने पार्टनर्स करना चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी एसेट्स थी उनकी पुरानी कीमत पर हम तुम्हें एंट्री नहीं देंगे, बल्कि उनकी नई वैल्यू निकालेंगे। उस नई वैल्यू पर ही अब हम तुम्हें हिस्सेदारी देंगे। ठीक है, ये तो होगी पुराने पार्टनर्स की बात। अब नया पार्टनर क्या सोच रहा था कि इन्होंने हो सकता है एसेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा लिख रखी हो। मान लो मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू इन्होंने 1 लाख लिखी है। ठीक है, अब मार्केट में जब पता करने गए कि मशीनरी की वैल्यू कितनी है तो हमें पता चला कि ये सिर्फ 70,000 ही है। तो 30,000 का लॉस, 30,000 का लॉस किसका है? पुरानी पार्टनर्स का ही है। नई का तो हो नहीं सकता क्योंकि नई ने तो आज एंट्री डालनी है। ठीक है, जब एंट्री करेगा वो बिजनेस में तभी की वैल्यू देखेगा ना। तब की वैल्यू कितनी है? 70,000। तो वो तो कहेगा कि मैं तो 70,000 में हिस्सेदारी डालूंगा अपनी, मैं 1 लाख में तो नहीं डालूंगा क्योंकि 1 लाख की तो उसकी कीमत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है कि मुझे कोई डिसएडवांटेज ना हो तो आज की वैल्यूज निकाली जाए। ये कहते हैं कि नए पार्टनर को कोई बढ़िया एडवांटेज ना मिल जाए, इसलिए रिवैल्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि रिवैल्यूएशन करा क्यों जाता है। ठीक, ये माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए कि क्यों करा जाता है ये, ताकि हमें ट्रू वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज, जेन्युइन वैल्यूज पता चल सके हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की। देखो मैंने एसेट की एग्जांपल ली है, सेम इज ट्रू फॉर लायबिलिटीज। हो सकता है कोई क्रेडिटर्स हों जो हमने रिकॉर्ड ही ना किए हों। ठीक है, हो सकता है कुछ क्रेडिटर्स हों जो किसी भी रीजन के कारण उन्होंने कुछ डिस्काउंट दे दिया हो, इतने पैसे का अपने को डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, तो एसेट जैसे एसेट बढ़ सकती हैं, कम हो सकती हैं, ऐसे ही लायबिलिटीज भी बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू ट्रू हो, जेन्युइन हो, इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब देखो ये रिवैल्यूएशन किया कैसे जाता है। म्यूचुअली ओल्ड और न्यू पार्टनर्स एग्री कर लेते हैं कि ये वैल्यूज बन रही हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यूज ये हैं, तो उन प्रेजेंट वैल्यू पर एग्री करके बिजनेस में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये क्यों म्यूचुअली एग्री करते हैं? ताकि जो आगे बिजनेस करे ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल सही चलता रहे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक, तो अब करते क्या है, हम रिवैल्यूएशन करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल टाइप का अकाउंट होता है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ये टेम्परेरली ओपन किया जाता है ताकि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू रीवैल्यू कर ले और फिर उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो प्रॉफिट और लॉस हम कैपिटल अकाउंट्स में डाल देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में डाल देंगे। किन के कैपिटल अकाउंट में? ओल्ड पार्टनर्स के, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये जो भी फायदा है या नुकसान है वो किसका है, प्रॉफिट है चाहे गेन है वो किसका? ओल्ड पार्टनर्स का है। अब ये जो कैपिटल अकाउंट में डालेंगे हम इसका प्रॉफिट या लॉस, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे और ओल्ड रेशियो में ही डालेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैम ओल्ड रेशियो में क्यों डालें? हम जो गुडविल डाल रहे थे, गुडविल तो हम सैक्रिफाइस रेशियो में डाल रहे थे। अब ये जो रिवैल्यूएशन कर रहे हैं ये ओल्ड रेशियो में है। ये ओल्ड रेशियो में क्यों है और वो सैक्रिफाइस रेशियो में क्यों थे गुडविल? अब इसकी भी रीजन होनी चाहिए, बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब देखो ये जो रिवैल्यूएशन हमने किया है किसका किया है? ओल्ड एसेट्स एंड ओल्ड लायबिलिटीज का। ठीक है, ओल्ड एसेट्स एंड ओल्ड लायबिलिटीज का। अभी नया पार्टनर तो अभी आ रहा है, तो ये सारा हिस्सा किसका होगा? पुराने पार्टनर्स का ही हो गया। और पुराने पार्टनर्स के पास रेशियो कौन सी है? अभी तक पुरानी रेशियो ही है, तो उनका ही हिस्सा है। अब तक जो भी जिस रेशियो में भी वो डिवाइड कर रहे थे वही रेशियो में ये रिवैल्यूएशन भी इसीलिए डिवाइड होने वाला है। अब ये गुडविल जो है, गुडविल को हम सैक्रिफाइस रेशियो में क्यों डिवाइड कर रहे थे? जो नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा अपना लेकर आ रहा था उसे हम सैक्रिफाइस रेशियो में क्यों डिवाइड कर रहे थे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कोई आंसर सोच सकता है इसका? नहीं तो मुझसे सुनिए। देखो जो नया पार्टनर है गुडविल किस लिए लेके आ रहा है? क्योंकि उसे बिजनेस में प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है।
प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, इसीलिए वो गुडविल का हिस्सा लेकर आ रहा है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट का शेयर उसे मिल कहां से रहा है? बिजनेस से। बिजनेस किसका था पहले? प्रॉफिट किसका था पहले? ओल्ड पार्टनर्स का था। अब ओल्ड पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट के हिस्से में कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान दे दिया। उन्होंने अपने प्रॉफिट के हिस्से में से बलिदान कर दिया। किसके लिए बलिदान कर दिया? न्यू पार्टनर के लिए। उन्होंने न्यू पार्टनर को बोला हम अपने हिस्से में से ये वाला हिस्सा प्रॉफिट का तुम्हें देते हैं। जैसे हमने वो चॉकलेट की एग्जांपल ली थी कि अपने घर पे जो रिश्तेदार का बच्चा आया है तो हमने अपनी चॉकलेट सैक्रिफाइस करके आधी चॉकलेट उसे दे दी। ठीक है, तो पुराने पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया नए पार्टनर के लिए। ठीक है, अपने प्रॉफिट के हिस्से में से उन्होंने उसको हिस्सा दिया। किस रेशियो में दिया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उन्होंने जो बलिदान किया वही तो नए पार्टनर को मिला ना। तो इस बलिदान की उन्हें एक कीमत मिल रही है, वो क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल में हिस्सा मिल रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल, इसीलिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये बात हमें समझ में आ गई। रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल टाइप का अकाउंट है, इसे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसका जो प्रॉफिट या लॉस है वो हम डिवाइड कर देते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में ही। सैक्रिफाइस रेशियो में सिर्फ गुडविल डिवाइड की जाती है जो नया पार्टनर लेकर आता है। तो अब क्या है, देखो रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज डलती हैं कुछ। रिवैल्यूएशन की कुछ जर्नल एंट्रीज डलती हैं। देखो क्या है रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज। अब तक हमने पढ़ा अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, एसेट बढ़ती है, एसेट के कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, तो बढ़ती है यानी कि इसको डेबिट करना है। वैसे भी हमने किया था इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। तो उसी प्रिंसिपल पर चलेंगे। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो इसे करेंगे डेबिट और रिवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन क्या है? एक नॉमिनल टाइप का अकाउंट है। तो क्या है, आपने क्या बोला था रिवैल्यूएशन को? नॉमिनल टाइप के अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और ये गेन हो रहा है तो हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। अब इसका रिवर्स क्या होगा? अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्या लिखेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, लायबिलिटीज का बिल्कुल इससे रिवर्स चलेगा। लायबिलिटीज का क्या चलेगा? अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करो, अगर डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट करो। तो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है और लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन ये डिक्रीज इन लायबिलिटी है। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पड़ी है अपने पास, अनरिकॉर्डेड यानी हमने बुक्स में नहीं शो करी बट अब शो करनी है, यानी कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज ही होगी एक तरह से हमारी। तो ठीक है, ऐसी कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड रह गई तो लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ऐसी कोई लायबिलिटी थी, कोई क्रेडिटर थे, हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, कम हो रही है लायबिलिटी, तो ऐसे किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, बस एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें वैल्यू कौन सी पड़ेगी? जितनी कम हुई है या जितनी बढ़ी है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल में किया था कि मशीनरी की वैल्यू 1 लाख थी, अब 70,000 रहेगी, तो 30,000 कम हो रही है तो हम इसमें डालेंगे 30,000। जितनी वैल्यू कम हुई है या बढ़ी है। ऐसी जो बिल्डिंग थी अपनी 50,000 वाली 3 लाख में 2.5 लाख रुपए बढ़ गई तो 2.5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी कि अकाउंट कैसे बनाते हैं इसका, और ऑलमोस्ट जितनी भी एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन की ज्यादा से ज्यादा हो सकती हैं वो सारी ही अगली वीडियो में डालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से ये कंसेप्ट समझ लेना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।